नमस्कार। आज हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के मूल भाव पर बात करेंगे। यह कहानी द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी में कथा दशक पुस्तक तथा द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में कथा भारती पुस्तक में संकलित है। यह प्रेमचंद की अंतिम कहानी है तथा समाज के कटु सत्य को उजागर करती है। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा घीसू और माधव दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी। जाड़ों की रात थी और प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। घीसू अपनी बहू के लिए निस्संग भाव से कहता है कि लगता है कि वह बचेगी नहीं। तब माधव चिढ़ते हुए कहता है कि मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। कहानी के प्रारंभ में ही प्रेमचंद संकेत देते हैं कि यह निर्मम व्यवस्था और छोटे छोटे स्वार्थों के बीच मानवीय संवेदना और आत्मीयता के रौंदे जाने की कहानी है। जबकि इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी। अनाज पीसकर या घास छीलकर वह इन कामचोर बाप बेटों का पेट भरती है और आज ये दोनों इस इंतजार में हैं कि वह मर जाए और ये आराम से सोएं। आकाश वृत्ति पर जीवित रहने वाले घीसू और माधव बुधिया की दर्दनाक चीखें सुनकर भी उसके पास नहीं जाते, न किसी दाई को बुलाते हैं क्योंकि उसमें पैसे लगेंगे। साथ ही वे दोनों अलाव में जो आलू भूनकर खा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उसे देखने जाने पर दूसरा उसके हिस्से के सारे आलू खा जाएगा। वे मुंह जलने की चिंता किए बिना गर्म आलू खा रहे थे और घीसू 20 साल पहले ठाकुर के भोज को याद करता है जिसमें उसे भरपेट खाना और लजीज व्यंजन खाने को मिले थे। जिसे 2 समय भोजन भी न मिल पाए, उसके लिए वह याद दुर्लभ संस्मरण की तरह हो गई है। प्रेमचंद ने इसके माध्यम से समाज में व्याप्त तीव्र विसंगति का भी संकेत दिया है। नाटकीयता और सजीव वातावरण इस कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता है। आलू खाकर दोनों बाप बेटे बुधिया के कराहने से बेखबर होकर आराम से सो गए। इस विडंबना और बुधिया की त्रासद स्थिति को प्रेमचंद जी के शब्दों में देखें। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। गरीबी और आलस्य व्यक्ति को किस कदर संवेदनहीन बना सकता है, घीसू और माधव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। दोनों छाती पीट कर हाय हाय करते हैं। गांव की स्त्रियां आकर बुधिया की दुर्दशा देखती हैं और दुखी होती हैं। ये दोनों उसके क्रियाकर्म के लिए जमींदार से याचना करते हैं। वह 2 रुपए देते हैं तो बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा देते हैं। लकड़ी इकट्ठा कर दोनों कफन लेने जाते हैं, लेकिन इस बीच उनकी नीयत कुछ और हो जाती है। घीसू कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन तो लाश के साथ ही जल जाता है। दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ रहे थे और इधर उधर घूमते रहे। शाम को एक मधुशाला के सामने पहुंच गए। कफन के लिए एकत्रित चंदे से चिखोना, तली हुई मछलियां, शराब लेकर वहां बैठ गए। माधव एक बार सरूर में कहता है कि बुधिया हमसे जवाब मांगेगी कि उसे कफन क्यों नहीं दिया, तब हम क्या कहेंगे। तब घीसू कहता है कि उसे कफन जरूर मिलेगा। जिन लोगों ने अभी दिया वे ही लोग देंगे, लेकिन अब पैसे हमारे हाथ में नहीं आएंगे। यह कहकर वे आराम से खाने पीने लगे, नाचने लगे
उछले, कूदे और फिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। इस पूरी कहानी में पाठक अनेक मनोभावों से गुजरता है। दिन रात मेहनत करने वाले किसानों की विषम स्थिति देखकर घीसू और माधव जैसी मनोवृत्ति पैदा होने को लेखक सहज प्रतिक्रिया मानते हैं। वर्ग विषमता अनेक रूपों में परिणत होती है और यह भी उसी की परिणति है। इसमें जीवन का यथार्थ, व्यक्ति मनोविज्ञान का स्वाभाविक चित्रण है। कहानी अति यथार्थवादी शैली तथा सामाजिक व्यवस्था पर तीखे व्यंग्य इस कहानी को अन्यतम बना देते हैं। भीष्म साहनी प्रेमचंद की इसी विशेषता को इंगित करते हुए कहते हैं, मुझे प्रेमचंद की जबान प्रभावित करती है। उसमें मुहावरा है, लोच है, बोलचाल की जबान में जानी जाने वाली सूझ है। प्रेमचंद के बाद ऐसी जबान किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि भाषा के प्रति जो खुलापन प्रेमचंद जी में था और रचनात्मक प्रयोग वह कर गए और भाषा की जैसी पकड़ उनमें थी वैसी बाद में देखने को नहीं मिली। अगले व्याख्यान में हम किसी और कहानी पर बात करेंगे। धन्यवाद।